Hello, 12th class students. I am Sheeta Sharma, your biology tutor, and in this video, we are going to cover some important topics. मैंने पिछले लेक्चर में जिसमें हमने पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन कवर किया था गाइस, तो मैंने आपको बोला था कि उसके साथ हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है. यस, हमारा चैप्टर ओवर हो चुका है, बट फिर भी मैं यहाँ पे इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक्स स्मॉल स्मॉल एग्जांपल्स देना चाहूँगी जिसकी वजह से जो इम्पॉर्टेंट है अगर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो. डायरेक्टली समटाइम्स आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट राइट अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कि कौन कौन से हार्मोन्स का किस तरह से रोल रहता है बेसिकली. तो समटाइम्स स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन को अच्छे से बना नहीं पाते हैं, राइट. इस वजह से मैंने यहाँ पे इसका एक सेपरेट वीडियो रखा है गाइस. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर ज़रूर करें. ओके, आपके सब्सक्राइबर्स मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मैं आपको ये कंटिन्यूस मटेरियल जो है वीडियोस आपको बनाकर भेजती रहूँगी. ओके, तो मोटिवेशन के लिए गो ऑन सब्सक्राइबिंग दी चैनल. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आती है बॉयज़ में, जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर होना शुरू होंगे, तो जो हाइपोथैलेमस राइट, तो ये क्या करेगा, ये एक हार्मोन सिक्रीट करेगा जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है, और जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये किस पे एक्ट करेगा फर्दर, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जो कि मास्टर ग्लैंड है, राइट. और पिट्यूटरी ग्लैंड के भी कौन से लोब पे, एंटीरियर जो फ्रंट वाला लोब है. ओके, अब इसके ऊपर जब ये आपका गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एक्ट करेगा तो ये दो टाइप के हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड दो टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा. एक है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. अब ये जो LH है इसका काम है लेडिक सेल्स पे एक्ट करना और टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करना, और FSH का काम है सर्टोली सेल्स पे एक्ट करना और स्टिमुलेट करना स्पर्म्स की फॉर्मेशन, और एक ग्लाइकोप्रोटीन इनहिबिन जो है उसकी फॉर्मेशन करना, वो FSH का काम है. अब जब कभी टेस्टोस्टेरोन की जो कंसंट्रेशन जो अमाउंट है अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इनहिबिट करेगा. वो कौन करेगा फर्दर, पीछे से एंटीरियर पिट्यूटरी, और जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन है हाइपोथैलेमस से वो भी स्टॉप हो जाएगी. ठीक है, अगर मैं इसे डायग्राम की हेल्प से दिखाना चाहूँ आपको, सो दिस इज़ दी डायग्राम गाइस. तो डायग्राम को अच्छे से फोकस कीजिए बिकॉज इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो ये बहुत सिंपल तरीके से बनाई गई है. अगर आपको वो समझ में नहीं आया है जो मैंने अभी आपको बताया तो आप डायग्राम के थ्रू भी इसको कवर अप कर सकते हैं. ये देखिए, दिस इज़ दी हाइपोथैलेमस जो एक्ट कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. बेसिकली यही हार्मोन इस पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा. तो ऑन रिएक्शन, एज अ रिएक्शन देने में वो क्या करेगा, दो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा LH और FSH जो फर्दर लेडिक सेल्स और सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेंगे. अब दोनों ये किसका हिस्सा हैं, ये टेस्टिस का हिस्सा है, राइट. मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके हिस्सा है ये लेडिक सेल और सर्टोली सेल. अब लेडिक सेल पे जब LH जो है एक्ट करेगा वो प्रोड्यूस करेगा टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है, और सर्टोली सेक्स सेल्स पे जब वो एक्ट करेंगे FSH तो वो एक तो स्पर्म फॉर्मेशन करेंगे और एक ग्लाइकोप्रोटीन जो है एक इनहिबिन जो है प्रोड्यूस करेगा, और ये टेस्टोस्टेरोन. अब इसकी जब कंसंट्रेशन अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी तो ये फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं बेसिकली, तो ये इनहिबिट कर देगा इसको भी. तो ये फर्दर ये वाला हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और पिट्यूटरी जो है LH और FSH प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, राइट. तो इनको इनहिबिट करेगा. तो इनहिबिन का भी काम यही है, इनहिबिन का काम भी यही है, इसको स्टॉप करना. तो बेसिकली दिस इज़ दी फीडबैक मैकेनिज्म. तो इस तरह से हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो एक्ट करते हैं. अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाएं तो वो उसे रोकते हैं कि भाई स्टॉप हो जाइए, ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस ना होइए. ठीक है, तो इस तरह से जो है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो चलता है. नाउ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis की अगर बात करें तो वो भी कुछ इसी तरह से है. देखिए, हाइपोथैलेमस अगेन, हाइपोथैलेमस ने वही गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करना है जो एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर. ये किस पे एक्ट करेगा, ओवरी के ऊपर, जिसकी वजह से दो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और अल्टीमेटली इनका काम कहाँ पे है, यूट्रस में.
अब इनकी जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, देखिए फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, तो ये कंट्रोल हो जाएगा सारा कुछ। इनको थोड़ा सा स्टॉप करेंगे सो दैट कम थोड़ा ये जो आपका एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, थोड़ा इनकी क्वांटिटी, थोड़ी जो अमाउंट है उनकी कम हो। तो इन दिस वे आपका जो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, बट अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोनल कंट्रोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं, आई होप आपको ये आती हों। जैसे कि मिनार्क एक ऐसी स्टेज है जिसमें फीमेल्स जो गर्ल्स हैं उनकी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो है स्टार्ट होती है। जब उनके पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, दैट इज़ द मिनार्क, और यूजुअली 12 to 15 ईयर्स के एज ग्रुप की गर्ल्स में अक्कर करता है, 12 से 15, एंड डिपेंडिंग अपॉन गर्ल टू गर्ल, ओके। एंड मीनोपाज इज़ द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब ये मेंस्ट्रुएशन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा तो दैट इज़ कॉल्ड एज मीनोपाज। तो ये दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, मिनार्क भी इंपॉर्टेंट है, मीनोपाज भी इंपॉर्टेंट है, और इसकी यूजुअली जो एज ग्रुप है वो 45 to 55, इट कैन ऑल्सो वेरी, 55 से ऊपर भी जा सकती है, 45 से पहले भी किसी का मीनोपाज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन। अगर हम एक सिंप्लीफाइड मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें गाइस, जो मैंने ऑलरेडी आपको 4 फेजेस करवाए हुए हैं, अगर किसी को वो ये नहीं याद होते हैं, गो फॉर इट, ठीक है। तो इस छोटे से टेबल को याद कर लीजिए, और अगर ये याद हो गया आपको तो आप इजीली जो है आराम से 5 नंबर का क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं गाइस। तो ये देखिए मैंने फेजेस ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ओवुलेटरी फेज, सिक्रीटरी या ल्यूटियल फेज। इवन डेज भी मेंशन्ड है, 1 से 5 दिन का डेज मेंस्ट्रुअल फेज में आएगा, 5 से 13 इस फेज में, और अबाउट 14-15 आपके जो है मिड वाले आ जाएंगे ओवुलेटरी में, एंड सिक्रीटरी में आ जाएंगे 15 to 28, ठीक है। अब एक एक करके हर एक फेज़ में होता क्या है वो हम बात करेंगे। तो मेंस्ट्रुअल फेज़ में होगा क्या, जो 1 से 5 दिनों का ये जो टाइम पीरियड है, इन दिनों में जो वीमेन के यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम होती है वो ब्रेक डाउन करेगी, ठीक है। अब एज यू नो एंडोमेट्रियम के साथ ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं, तो वो ब्रेक डाउन करेगी, तो एक ब्लड का डिस्चार्ज जो होगा थ्रू द वजाइना। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है बेसिकली उसमें एंडोमेट्रियल वॉल्स हैं, बहुत सारी सिक्रीशंस हैं, ब्लड है, और इवन अनफर्टिलाइज्ड ओवम भी है। ऐसा ओवम जो फर्टिलाइज नहीं हो पाया वो भी रिमूव हो जाएगा इस मेंस्ट्रुअल, ठीक है, फ्लो के कारण। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हुआ था वो अब कम होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो ये सब होंगे मेंस्ट्रुअल फेज में। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होगा, अब एंडोमेट्रियम फिर से बनना शुरू हो जाएगी, बिकॉज नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर लाने हैं तो एंडोमेट्रियम का बनाना जो है वो ज़रूरी है, राइट। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इंपॉर्टेंट है गाइज यहाँ पे। तो FSH एंड एस्ट्रोजन सीक्रेशंस जो हैं इस प्रोलिफरेटिव फेज में इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं गाइज। तो इस फेज की इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं FSH और एस्ट्रोजन। नेक्स्ट इज द ओवुलेटरी फेज, जो कि ऑलमोस्ट मिड डेज पे होता है, 14th और 15th डे वी कैन से। दोनों के दोनों जो FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे इस पे एट अ पीक लेवल तक, और जो कंसंट्रेशन है एस्ट्रोजन की ब्लड के अंदर वो बहुत ज़्यादा होगी, और उसकी भी जो पीक जो है वो पहुंच जाएगी, मतलब मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है अमाउंट तक एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन हो चुकी होगी। और एट दैट डे ओवुलेशन जो है वो होगा। ओवुलेशन इज़ द रिलीज ऑफ ओवम, ओके। तो ओवम जो है वो रिलीज हो जाएगा, राइट। अब है सिक्रीटरी या ल्यूटियल फेज, जो कि 15 to 28 डेज तक लास्ट करेगा। इसमें जो कार्पस ल्यूटियम है, जो कि जिसे हम मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल बोलते हैं, राइट। तो कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट करेगा एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन यू कैन से, तो इस हार्मोन को ये हार्मोन प्रोड्यूस होगा इस फेज में, और जो एंडोमेट्रियम है ये थिक होना शुरू हो जाएगी और थिक होगी, और जो यूट्रस के ग्लैंड्स हैं वो ज़्यादा सिक्रीटरी हो जाएंगे, सो दैट वो नेक्स्ट जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को वो स्टार्ट कर सकें। सो इन दिस वे हमारे पास ये जो 4 फेजेस हैं, और हर एक फेज़ का जो इवेंट्स हैं वो क्लियरली मेंशन्ड है। तो किसी को अगर बहुत लंबा चौड़ा याद नहीं करना है, दैट स्टूडेंट कैन गो फॉर दिस, ओके, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं और बहुत ही प्रिसाइज्ड मैनर में लिखे हुए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समटाइम्स आ जाता है एग्जाम्स में कि हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज़ डिटरमाइंड, ओके।
तो अगर हम एक बेबी के सेक्स की बात करें, वेदर द बेबी इज़ अ गर्ल और अ बॉय, राइट, तो उसी को बोलते हैं हम द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द बेबी। अब किस तरह से डिटरमाइन होगा वेदर बेबी इज़ द गर्ल और द मेल चाइल्ड? हम ह्यूमंस के पास बेसिकली होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। कितने? 46, या फिर 23 पेयर्स की बात करें, जिसमें से 44 क्रोमोसोम्स अगर आपको दिख रहे हैं, दिस इज़ द फादर एंड दिस इज़ द मदर। 44 जो हैं वो क्रोमोसोम्स हैं सेम, ऑटोसोम्स जिन्हें बोलते हैं, सेम क्रोमोसोम्स हैं, मदर में भी सेम है, फादर में भी सेम है। हर एक ह्यूमन बीइंग में 44 क्रोमोसोम्स आर द सेम। डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? फादर के पास 2 क्रोमोसोम जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं वो है एक्स और वाई, और मदर के पास जो सेक्स क्रोमोसोम है वो है एक्स और एक्स। तो एज यू कैन सी, फादर के पास वाई है जो डिटरमाइन करता है मेल चाइल्ड, ठीक है, कि बेबी बॉय होगा, वो यही वाई क्रोमोसोम जो है डिटरमाइन करेगा, जबकि मदर के पास तो सेम है, चाहे गर्ल हो या बॉय हो, मदर ने तो एक्स क्रोमोसोम ही देना है, राइट। सो अगर हम बात करें इनके गैमेट्स के बारे में, तो गैमेट्स आपके जो हैं इस तरह से आ जाएंगे, जैसे 22 + x 22 + y, मदर के आ जाएंगे सेम सेम, क्योंकि सेम टाइप के गैमेट्स मदर प्रोड्यूस करती है। तो अगर इनकी फर्टिलाइजेशन हम करें, जैसे इसकी फर्टिलाइजेशन मदर के इस वाले गैमेट से करें तो गर्ल होगी, क्योंकि एक्स और एक्स कंबाइन करके अगेन मदर जैसा ही एक स्ट्रक्चर जीन पूल बना रहे हैं, राइट। वाई और एक्स जब कंबाइन करेगा एक बेबी बॉय बनेगा। सो नोट डाउन गाइज, एक्स वाई जब भी कंबाइन करेंगे तो बेबी बॉय, एक्स एक्स कंबाइन करेंगे तो बेबी गर्ल। तो बेसिकली 50% चांसेस हैं बेबी बॉय होने के और 50% चांसेस हैं बेबी गर्ल होने के। और वो भी किस पे डिपेंड करता है? सेक्स ऑफ द चाइल्ड, वो डिपेंड करता है जस्ट ओनली ऑन फादर, क्योंकि इन एनी केस मदर जो है एक्स क्रोमोसोम ही कंट्रीब्यूट करेगी, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आता है। इसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और, दैट इज़ द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसके वो भी काफ़ी सारे हार्मोन्स के अंडर है, जैसे कि FSH, एस्ट्रोजन, LH, प्रोजेस्टेरोन, राइट। आपको जो मैंने अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक टेबल बनाया था बेसिकली, तो आपको कई बार आ जाता है कि पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल को कवर अप कीजिए, बट समटाइम्स सिर्फ हार्मोन्स के बारे में ही पूछ लेते हैं कि चलो राइट डाउन FSH के बारे में लिखिए या एस्ट्रोजन के बारे में लिखिए, LH के बारे में लिखिए, तो बच्चे उस पर भी आंसर जो है अच्छे से नहीं बना पाते हैं। तो अगर उसमें कोई दिक्कत है किसी को तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं गाइस। तो FSH एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो फॉलिकल्स को बनाने में मदद करता है, और ये कौन सिक्रीट करता है? पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब और मेंस्ट्रुअल फेज में प्रोड्यूस होता है FSH। और इसका काम क्या है? ये स्टिमुलेट करता है, ये बनाता है बहुत सारे यंग फॉलिकल्स को ओवरीज के अंदर, ताकि उनकी ग्रोथ हो सके और उनका डेवलपमेंट हो सके। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ FSH। तो अगर छोटा सा 1 मार्क्स का आ गया, अगर एक 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है तो यू कैन राइट दिस वन। एस्ट्रोजन के बारे में आ जाए, आपको एक जस्ट ब्रीफ नोट लिखिए एस्ट्रोजन के ऊपर। तो एस्ट्रोजन्स है क्या? बेसिकली दीज आर दी फीमेल सेक्स हार्मोन्स, और इन्हें प्रोड्यूस कौन करता है, सिक्रीट कौन करता है? वो हैं आपके जो ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं, उनकी जो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था इसे oogenesis के अंडर। तो इफ़ यू हैव नॉट, आपने वो वीडियो नहीं वॉच किया है तो उसे अच्छे से देखिए और इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए गाइस। और प्रोलिफरेटिव फेज़ में इस एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीज़ होता है, और ये हार्मोन जो है बहुत सारी एंडोमेट्रियम की एक्सटेंसिव ग्रोथ करवाएगा, एंडोमेट्रियम बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, नई नई कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज जो हैं बनना शुरू हो जाएंगी, राइट। तो ये एस्ट्रोजन का फंक्शन आ गया। नेक्स्ट इज़ दी LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे हम इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ICSH भी कहते हैं। तो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहीं से आ गया। ICSH है क्या? बेसिकली ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही है। इसके कई बार एक्सपेंशन पूछ ली जाती है, ICSH को एक्सपैंड कीजिए। और ये से सिक्रीट करने वाला कौन है? पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब, और ड्यूरिंग ओवुलेटरी फेज़। ओवुलेटरी फेज़ में इस हार्मोन का रिलीज़ होता है, और इसका फंक्शन क्या है? ये ओवम को रिलीज़ करवाएगा, ग्रेफियन फॉलिकल जो मेच्योर फॉलिकल है और एम्प्टी फॉलिकल को कन्वर्ट कर देगा कॉर्पस ल्यूटियम में। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एंड लास्ट इज़ दी प्रोजेस्टेरोन, जो आपको पता ही है, ये सिक्रीटरी फेज में सिक्रीट होगा, और ये कौन सिक्रीट करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम।
और ये कन्वर्ट करेगा प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम को एक सिक्रेटरी टिश्यू में। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, अगर स्पर्म्स आर प्रेजेंट, तो ओवम और स्पर्म फ्यूज़ करेंगे और जो हार्मोन है ये 9 मंथ्स तक जो है प्रोड्यूस होता जाएगा, सो दैट एंडोमेट्रियम जो है वो ना बन पाए और एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखेगा, बेसिकली ये तोड़ने नहीं देगा और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को सस्पेंड कर देगा, ताकि प्रेगनेंसी पीरियड जो है, जो कि 9 मंथ्स का है, वो इजीली कैरी फॉरवर्ड हो सके। सो दीज आर दी हार्मोन्स। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इस ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पे कवर अप करवा रही हूँ। समटाइम्स इट इज़ आस्क्ड स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में डिफरेंस पूछ लेते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस में होती है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिव, और स्पर्मिएशन होता है रिलीज ऑफ स्पर्म्स अपॉन मैच्योरेशन। जब मैच्योर हो जाएगा स्पर्म्स रिलीज होंगे, दैट इज़ दी स्पर्मिएशन। ये सर्टोली सेल्स में होगा और स्पर्म्स जो हैं ये सर्टोली सेल से डिटैच करेंगे, ये अक्कर करेंगे वहाँ पे। स्पर्मियोजेनेसिस सर्टोली सेल्स के अंदर होती है, ठीक है, और ये सर्टोली सेल से बाहर आते हैं। और इसमें स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा, अ लॉट ऑफ इंट्रासेलुलर रीऑर्गेनाइजेशन अकर्स, और स्पर्मिएशन में स्पर्म जो है फुली मैच्योर हो जाता है गाइज, ठीक है। तो ये आगे कुछ डिफरेंसेस। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास स्पर्म एंड ओवम का, ठीक है गाइज। और स्पर्म इज़ द मेल गैमेट, फीमेल गैमेट ओवम है, और स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे टेस्टिस के अंदर, ये ओवरीज के अंदर। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे पर डे, और सिर्फ एक ही ओवम प्रोड्यूस होता है हर एक महीने के बाद। ये डार्ट लाइक स्ट्रक्चर है इसका, एक हेड रहता है और एक टेल लाइक स्ट्रक्चर है, ये राउंडेड है, गोल है। साइज़ इसका 60 माइक्रोन मीटर इन लेंथ, इसका साइज़ जो है अगर डायमीटर की बात करें 100 माइक्रोन मीटर डायामीटर। सब स्पर्म जो है मोटाइल है, मूवेबल है, और ओवम नॉन मोटाइल है, मूव नहीं करता है। एक्रोसोम प्रेजेंट रहता है, एक्रोसोम इज एब्सेंट, और एक्रोसोम मैंने ऑलरेडी बताया है, इट इज़ मेड फ्रॉम गोल्गी अपरेटस। स्पर्म के पास एक फ्लैजुला रहता है मूवमेंट के लिए, फ्लैजुलम नहीं है इनके पास। एक्स्ट्रा कोटिंग्स नहीं है इनके पास, एक्स्ट्रा कोटिंग्स हैं जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा। मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्पाइरली अरेंज्ड है, और इनके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो स्कैटर्ड होगा, तो स्पाइरल मैनर में अरेंज नहीं होगा। सो दीज आर सम डिफरेंस, बेसिक डिफरेंसेस ऑफ स्पर्म एंड ओवम। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉर्टिकल रिएक्शन। तो कॉर्टिकल रिएक्शन जो है समटाइम्स 2 मार्क का पूछ लिया जाता है। जब स्पर्म हेड जो है फर्टिलाइजेशन कोन जो आपके ओवम है, ओवम के आगे पीछे जो लेयर्स हैं कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसिडा, वहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्मेशन होती है। जब स्पर्म हेड उस फर्टिलाइजेशन कोन के टच में आता है, उसके कांटेक्ट में आएगा, तो होगा क्या, वो उसे एक डीपोलराइजेशन करेगा मेम्ब्रेन की। या आज पता नहीं क्यों इतनी चींटियाँ कहाँ से आ गई हैं। तो करेगा क्या, एक ट्रिगर करेगा एक वीक डीपोलराइजेशन, जो ओवम की जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो जाएगी, और कैल्शियम वेव जो है इनसाइड द एग, तो कैल्शियम वेव जो है स्टार्ट हो जाएगी, जिसके वजह से जो एग के जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ओवम की वो मॉडिफाई होगी और उसमें कुछ चेंजेस होंगी, ठीक है, और उसकी वजह से उसके आगे पीछे एक मेम्ब्रेन बन जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, और इसी को कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं। जब कॉर्टिकल ग्रैन्यूल जो हैं कैल्शियम की वजह से जब बाहर आना शुरू हो जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड द कॉर्टिकल रिएक्शन। और इसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का काम क्या है, ये इनएक्टिव ओवम को एक्टिवेट करता है, और उसके बाद जो उसकी सस्पेंडेड मियोसिस होती है उसे कंप्लीट करेगा और ओवम प्रोडक्शन करवाएगा। फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, 2 पेरेंट्स के जो करेक्टर्स हैं वो मिक्स होंगे, और एक जो ऑफस्प्रिंग होता है बेसिकली वो फर्टिलाइजेशन का ही रिजल्ट है। इट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द बेबी। अब कौन सा गैमेट फ्यूज़ किया है, राइट, ये वाला गैमेट, ये वाला या ये वाला, किसके साथ फ्यूज़ किया है। अगर एंड्रोस्पर्म है, इसे हम एंड्रोस्पर्म बोलते हैं, और इसे गाइनोस्पर्म। और ये फीमेल वाले तो हैं ही सेम, एक ही जैसे ही आपकी गैमेट्स प्रोड्यूस होती हैं फीमेल्स में। फर्टिलाइजेशन जो है डिप्लॉयड नंबर को रिस्टोर करके रखता है। अब गैमेट्स में 23 था, अब दूसरे जो फीमेल गैमेट है उसके पास भी 23 है, 23 और अगेन 46। तो ह्यूमंस में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हमेशा मेंटेन रहेंगे, रिस्टोर रहेंगे।
फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है। अगर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन गई तो दैट मीन्स अब और स्पर्म्स जो हैं उसके अंदर एंटर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इट ब्रिंग्स स्पर्म सेंट्रियोल इनटू द फर्टिलाइज्ड एग। अब जो स्पर्म का सेंट्रियोल है उसे फर्टिलाइज्ड एग में लाना, वो भी किसका काम है? फर्टिलाइजेशन का। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है एग की इंक्रीज कराना फर्टिलाइजेशन का काम है। फर्टिलाइज्ड एग को एक्टिवेट करना ताकि वो क्लीवेज करे, फर्दर उसकी माइटोटिक डिविजन्स हो, वो मोरूला ब्लास्टूला बनाए, और इवन एस्टैब्लिश करना पोलैरिटी इन दी फर्टिलाइज्ड ओवम, जो एनिमल पोल और वेजिटल पोल जो हमने ओवम की डायग्राम में दिखाया था आपको, तो उसकी पोलैरिटी को मेंटेन करना वो भी इनका काम है। बहुत सारी वेरिएशंस अपीयर होंगी, ठीक है, ड्यू टू चांस सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम, क्रॉसिंग ओवर एंड चांस मिक्सिंग ऑफ क्रोमोजोम्स, तो बहुत सारी वेरिएशंस भी अक्कर करेंगी। इसी के साथ गाइस हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है जो हम इसमें कवर करने वाले हैं, दैट इज़ द एमनियोसेंटेसिस। और एमनियोसेंटेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एमनियोसेंटेसिस जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट या AFT कहते हैं, ठीक है, ये एक मेडिकल प्रोसीजर है बेसिकली। ये यूजुअली स्टार्ट किया गया था बेबी के पैदा होने से पहले उसकी टेस्ट किया जाता है ताकि बेबी में कोई डिसऑर्डर, कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है, बेबी में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई उसे इन्फेक्शन तो नहीं है। ये बेसिकली उसके लिए स्टार्ट किया गया था। बट लेटर ऑन इस एमनियोसेंटेसिस को गलत तरीके से यूज़ किया गया हमारे इंडिया में स्पेशली। और यूज़ क्यों किया गया? टू डिटेक्ट द वेदर द बेबी इज़ द गर्ल चाइल्ड और द बॉय चाइल्ड, वो लड़का है या लड़की है। और हमारे इंडिया में तो एज यू गाइज एवरीबडी नो कि यहाँ पे जो मेलिज्म है वो ज़्यादा डोमिनेंट है, सभी को लड़का चाहिए, ठीक है। गर्ल चाइल्ड को सभी क्या करते हैं, दे जस्ट कि नहीं हो तो अच्छा है, बेटर है। तो बेसिकली ये उस रीज़न से यूज़ किया गया। और बहुत सारे फीमेल जो हैं फिटिसाइड होने लग पड़े, जिसकी वजह से जो फीमेल सेक्स रेशो था वो बहुत कम हो गया, और जिसकी वजह से फर्दर लेटर ऑन ये बैन भी हो गया इंडिया में। अब हमारे इंडिया में इसको बैन किया गया है। ये इलीगल प्रोसीजर है। ये अगर आपको डॉक्टर ने दिया है कराने के लिए टू डायग्नोज सर्टन एबनॉर्मेलिटीज़ और डिफेक्ट्स और डिजीजेज, बट अगर कोई इसे सेक्स डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करता है तो उसे जेल भी हो सकती है, उसे फाइन भी हो सकता है, एंड और भी शायद से कुछ प्रोसीजर्स रहते होंगे। तो ये जो टेस्ट है इसे यूज़ किया जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, इन विच स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, जो बेबी के आगे पीछे एक फ्लूइड रहता है ना, जो एज अ शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करता है, बेबी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उस एमनियोटिक फ्लूइड को एक नीडल के थ्रू जो है बाहर निकाल लेते हैं और उसे एग्जामिन किया जाता है फॉर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ ऑल्सो। अब रीजंस क्या थे एमनियोसेंटेसिस कराने के? एक तो रीज़न है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, जैसे कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम या बहुत सारे और सिंड्रोम हैं, वो तो नहीं है। बच्चे का अगर सेक्स डिटरमाइन करना है वेदर बॉय है गर्ल है। एमनियोसेंटेसिस यूजुअली जो है तब की जाती है जब एक वीमेन जो है 14 to 16 वीक्स प्रेग्नेंट रहती है, उसी टाइम पे ये परफॉर्म की जाती है। इस टेक्निक को मिसयूज़ किया गया बिकॉज इस टेक्निक को बहुत सारे लोगों ने सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन के लिए ही यूज़ किया। अगर गर्ल चाइल्ड होती थी तो वो उसे मार देते थे या अबॉर्शन करवा देते थे, ठीक है। इस टेक्निक पे आज बैन लग चुका है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, ये एक इलीगल ऑफेंस है इंडिया में, और बहुत सारी और कंट्रीज़ में भी इसे बैन किया गया है। और जब एक वीमेन प्रेग्नेंट होती है उसकी फैमिली जो है उसकी एमनियोसेंटेसिस करवाती है सो दैट उन्हें बच्चे का जेंडर जो है पता चल सके, और अगर फीटस गर्ल चाइल्ड है तो वो बेबी को मरवा देते थे, ओके, उसका अबॉर्शन करवा देते थे गाइस। बट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ भी हैं हमारे पास जो इस टेक्निक का मिसयूज़ नहीं करती हैं, वो सेक्स डिटरमाइन करते हैं, और वो इस वजह से करते हैं क्योंकि उन्हें ऑब्वियसली अगर गर्ल चाइल्ड है उन्हें गर्ल्स के कपड़े, उनका रूम उसी तरह से प्रिपेयर करना है। बट हमारे यहाँ पे नहीं है इस तरह से, हमारे इंडिया में, और इस वजह से इसको बैन किया गया है। बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे लोग आज भी हैं जो पढ़े लिखे तो हैं बट फिर भी बातें पढ़े लिखे जैसे करते नहीं हैं। सो विद दिस हमारा ये जो चैप्टर है ये ओवर होता है गाइस। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। सो तब तक अच्छे से रहिए और अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, मास्क पहनते रहिए और सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए गाइस, ठीक है। और जितना हो सके सब्सक्राइबर्स की लिस्ट को बढ़ाते जाइए गाइस। थैंक यू सो मच।